पिछले मॉनसून की बात है। जोरों की बारिश पड़ रही थी। सारी मुंबई जैसे रुक गई थी। ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी लेकर हमने घूमने जाने का प्लान बनाया, मैं और मेरी बीवी नीता ने। मुंबई से 200 किलोमीटर दूर एक बहुत खूबसूरत किला है, मसोबा फोर्ट। इसी फोर्ट के पास हमने एक पुराने गेस्ट हाउस में अपने रहने का इंतजाम भी कर लिया। शाम के ठीक 7 बजे हम वहां पहुंचे। हमने अपना सामान गाड़ी से निकाला और अपने रूम में जाकर आराम करने लगे। मेरी वाइफ नीता सीधे शावर लेने बाथरूम में चली गई। मैं अभी आंख बंद करके लेटा ही था कि अचानक मुझे नीता की चीख सुनाई दी। मैं काफी घबरा गया और सीधा बाथरूम की तरफ भागा। वो उधर। क्या हुआ नीता? उधर? उधर अचानक क्या उधर? पता नहीं। वो कौन? ओह गॉड, तुम एक कॉकरोच से इतना घबरा गई? मेरी तो जान ही निकाल दी तुमने। ये लो, ये गया तुम्हारा दुश्मन। अब जल्दी से बाहर आओ और थोड़ा आराम कर लो। बातों ही बातों में कब रात के 11 बज गए पता ही नहीं चला। अब जंगल का सन्नाटा हमारे कमरे में भी महसूस हो रहा था। अभी हमें सोए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि नीता की आवाज ने मुझे जगा दिया। क्या ये क्या बोल रही हो तुम नीता? नीता, नीता उठो, नीता! हे भगवान, ये क्या हो रहा है यहाँ? अब तक मैं समझ चुका था कि इस कमरे में कोई न कोई गड़बड़ जरूर है। मैं कमरे की अच्छी तरह से छानबीन करने लगा और कुछ ही मिनटों में एक ऐसी चीज मेरे सामने आई जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। हाँ, ठीक हमारे बेड के नीचे एक काफी पुराना कारपेट बिछा हुआ था। मैंने जैसे ही उस कारपेट को हटाया तो मेरे सामने करीब करीब 100 कीलें जमीन में गड़ी हुई थीं और हर कील पर एक काला धागा बंधा हुआ था। मुझे मालूम था कि जमीन में कीलें आत्माओं की शांति के लिए गाड़ी जाती हैं। अब मुझे विश्वास हो गया था कि इस कमरे में कोई न कोई आत्मा जरूर है जो नीता को अपने वश में कर रही है। नीता, नीता उठो! नीता जल्दी उठो! हमें यहां से इसी वक्त निकलना होगा। नीता, नीता! मगर जब नीता नहीं उठी तो मैं उसे कंधे पर उठाकर बाहर ले जाने लगा। मगर अचानक नीता ने अपने नाखून मेरे गले में गाड़ दिए। इसके बाद जो मैंने देखा वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। नीता की आंखों में खून उतर आया था और वो मेरी तरफ ऐसे देख रही थी कि मानो मुझे मार ही डालेगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी नीता जोर से चिल्लाई एक ऐसी आवाज में, जाने दो मुझे, जाने दो, तुम मुझे यहाँ नहीं रोक कर रख सकते। जिसे सुनकर मैं कांप उठा। मैं दरवाजे की तरफ भागा मगर दरवाजा बाहर से लॉक्ड था। मैंने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया। बाहर से सारे कमरे में हो रही तोड़फोड़ की आवाजें आ रही थी और बीच बीच में वो भयानक आवाज भी। जाने दो मुझे, जाने दो, तुम मुझे यहाँ नहीं रोक कर रख सकते। मुझे लगा कि ये आत्मा कोई भी हो मगर इस सब में मेरी नीता की जान भी जा सकती है। मैं बाथरूम से बाहर निकला और हिम्मत करके नीता के सामने जाकर बैठ गया। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? कुछ देर के लिए उस कमरे में सन्नाटा छा गया। मुझे मुक्ति के लिए तुम्हारी बीवी का शरीर चाहिए। तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं ये होने नहीं दूंगा। अगर तुमने मुझे मुक्त होने से रोका तो मैं तुम्हारी भी जान ले लूंगी। मुझे मदद की जरूरत थी मगर बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी मुझे एक तरकीब सूझी और मैंने कमरे के पर्दों में आग लगानी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में कमरा धुएं से भर गया और मैं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो चारों तरफ गेस्ट हाउस के लोग खड़े थे। अच्छा हुआ सर आपको होश आ गया। आपके रूम में आग लगी देख हम लोग तो घबरा ही गए थे। नीता, नीता कहाँ है? नीता कहाँ है? उसे कहीं कुछ? नहीं सर, वो बिल्कुल ठीक है और रूम में सो रही हैं। जब मैंने रात को हुई सारी बातें उन्हें बताई
तो उन्होंने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया और मुझे बताया कि वहां कमरे में कहीं कोई भी कीलें नहीं गाड़ी गईं। जो सही निकला, कमरे में एक भी कील नहीं थी। तब तक नीता भी वहां पहुंच गई, मगर उसे भी पिछली रात की कोई भी बात याद नहीं थी। और मैं ये सोचकर परेशान कि कैसे किसी को कुछ नहीं मालूम कि कल रात को क्या क्या हुआ। खैर, मैंने नीता को कुछ ना बताना ही ठीक समझा और इस अनसुलझी पहेली को अपने मन में दबाकर मैं वहां से नीता को लेकर वापस मुंबई के लिए निकल पड़ा। मगर आज भी जब वो खौफनाक रात मुझे याद आती है तो मेरे पसीने छूटने लगते हैं।